घर की एनर्जी अगर क्लॉकवाइज है तो वही वो एनर्जी मेरे मूलाधार से आके उस एनर्जी को सपोर्ट करती है ऊपर जाने में। अगर घर की एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो क्या होगा कि अब मेरा घर जो सोर्स था पहले मुझे एनर्जी दे रहा था, अब वो सिंक हो गया, वहाँ पे कमी हो गई। लोग जो है मेन अपने घर के एंट्रेंस पे गणेश जी की फोटो लगा देते हैं, सोचते हैं कि बहुत शुभ बाहर की तरफ। हाँ, कहते हैं कि वो रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल है, लेकिन गणेश जी पहरेदार नहीं। ठीक है, लाल जो कलर है, लाल कहीं ना कहीं डेंजर दिखाता है। लाल जो है बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट कलर उसको कहना चाहिए कि ऐसा कलर है। लेकिन घर में जो मंदिर है उसमें ज़्यादातर हम लाल चुन्नी, लाल कपड़ा और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ये बैलेंस क्रिएट करना है। तो घर हमसे कैसे इंटरेक्ट करता है? तो घर हमसे उन पंच तत्वों के आधार पे ही इंटरेक्ट करता है और उस पंच तत्व से फिर मेरी प्रकृति डिफाइन होती है। मेरे अंदर रजस, सत्व, तमस जो ये गुण मेरे अंदर आते हैं वो ये 5 एलिमेंट से ही आते हैं। तो इस तरीके से मेरे घर ने मुझे इम्पैक्ट किया। हेलो नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इशिका और आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। आज हम इस वीडियो में बहुत अच्छी बातें करने वाले हैं और वो सारी अच्छी बातें रिलेटेड हैं वास्तु से। वास्तु कैसा होना चाहिए, घर का वास्तु दोष अगर आपके पास है तो उसे कैसे ठीक किया जाए, और साथ ही जो आप छोटी मोटी गलतियां इंसान होने के नाते करते रहते हैं उसको कैसे ठीक किया जाए। वास्तु से रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में, क्योंकि मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ चुके हैं मनीष के मौर्य जी। बहुत बहुत थैंक यू आपका स्पीकिंग ट्री में आने के लिए। आज मैं आपसे बहुत सारी जानकारी लेने वाली हूँ वास्तु के ऊपर। वास्तु एग्जैक्टली है क्या, क्योंकि लोगों ने इसके काफ़ी सारे मीनिंग निकाल दिए हैं, काफ़ी सारे मतलब निकाल दिए हैं। वास्तु पहचाना कैसे जाए कि सही हमारे घर में है या गलत है, या हमारी सराउंडिंग में गलत है या सही है, कैसे पहचाना जाए? देखिए, पहले वास्तु को समझते कि क्या है जी। तो 2 चीज़ें होती हैं, एक वस्तु और वास्तु। जैसे हम जब VASTU लिखते हैं जी, तो वो वस्तु हुआ। ठीक है, VAASTU वास्तु हुआ जी। वस्तु क्या है? वस्तु मतलब कोई भी वस्तु। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में जो अंडरलाइंग एनर्जी होती है उसको वस्तु कहते हैं। उस अंडरलाइंग एनर्जी को, उस ऑब्जेक्ट को हम किस तरीके से प्लेस करें कि उसकी जो वो एनर्जी है ना वो प्रॉपर तरीके से मैनिफेस्ट हो सके, वो वास्तु है। वास्तु इज अ साइंस ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर मतलब क्या? घर भी हो सकता है, ये चेयर भी हो सकती है, एक छोटा सा कोई आइटम भी हो सकता है। तो हर, जैसे हमारा ये मानना है कि हर चीज के अंदर प्राण ऊर्जा होती है। हम कहते हैं ना, हर कोई भी, चाहे वो निर्जीव हो सजीव हो, सब में प्राण ऊर्जा होती है। तो जो वो प्राण ऊर्जा है वही अंडरलाइन जो है एनर्जी है उस ऑब्जेक्ट में। अब उस ऑब्जेक्ट को मैं अपने घर में किस तरीके से प्लेस करूं कि वो घर की जो एनर्जी है उसको वो डिस्टर्ब ना करे बल्कि उसको और इन्हेंस करे, यही वास्तु है। बैलेंस के साथ वो इन्हेंस करे। यस। वो ज़्यादा एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें लोग करते हैं। वास्तु वो समझते हैं कि अगर वास्तु दोष है तो हम सारी रेमेडीज़ कर लें, हम ये भी ले आएँ घर में, हम वो भी ले आएँ, तो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट हो ही जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम एनर्जीज़ पे बात नहीं कर पाते फिर कि एनर्जीज़ भी मैटर करती हैं। अगर हम कोई चीज़ घर में ला रहे हैं दैट मीन्स उसकी एनर्जी भी साथ में आ रही है। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो घर में हमें रखनी चाहिए अच्छे वास्तु के लिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो डेकोरेशन के नाम पे हम ले आते हैं और जो नहीं रखनी चाहिए? देखिए, एक चीज़ पहले ये समझते हैं ना कि जब आपने एनर्जी की बात की जी, तो घर की जो एनर्जी है ना वो क्लॉकवाइज होनी चाहिए। ठीक, वास्तु का सिर्फ इतना ही पर्पस है। क्यों क्लॉकवाइज होनी चाहिए? हमारा जो अर्थ है वो नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस पे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज चलता है। तो एक कंसेप्ट है मोमेंटम का, है ना। मोमेंटम का मतलब हुआ कि अब अर्थ पे जितनी भी चीज़ें हैं उनके अंदर ऑलरेडी एक क्लॉकवाइज मोमेंटम मेंटेन है। मान सकते हैं इस चीज़ को। तो अगर हमने एक प्लॉट का छोटा सा टुकड़ा भी कट कर लिया, जब हमारा घर बनता है तो उस घर में भी एक क्लॉकवाइज मोमेंटम मेंटेन है। लेकिन आप मोमेंटम को थोड़े आसान भाषा में समझा पाएंगे तो वो ज़्यादा हमारे व्यूअर्स के लिए अच्छा मोमेंटम का मतलब हुआ कि जैसे एक
आप कह सकते हैं कि एक अदृश्य फोर्स, जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे घर के अंदर एक क्लॉकवाइज एनर्जी मूव कर रही है, ठीक है। घर हमारा है तो उसके अंदर एक एनर्जी होगी, वो एनर्जी क्लॉकवाइज मूव करती है। अब वास्तु प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप अपने निर्माण को इस तरीके से करते हैं, घर में जो लाई चीज़ें आप इस तरीके से रखते हैं कि वो उस क्लॉकवाइज एनर्जी को सपोर्ट करे, तो आपका वास्तु अच्छा है। अगर घर की एनर्जी क्लॉकवाइज से एंटी क्लॉकवाइज हो गई, ठीक, तो घर में वास्तु दोष है। इसका मतलब है कि अब क्यों क्लॉकवाइज, जो हमारा शरीर है ना, हमारे शरीर में भी क्लॉकवाइज एनर्जी मूव कर रही है, ठीक है। और एक कंसेप्ट ऑफ मैग्नेटिज्म से ये होता है कि जो ऊर्जा हमारे मूलाधार पे बैठी है उठ के वो हमारे आज्ञा चक्रा पे आती है, ठीक। और ये क्लॉकवाइज मोमेंटम, मतलब जिस तरीके से हम ब्रीथ करते हैं उससे ये सारी चीज़ें डिफाइन होती हैं। ओके। घर की एनर्जी अगर क्लॉकवाइज है तो वो एनर्जी मेरे मूलाधार से आके उस एनर्जी को सपोर्ट करती है ऊपर जाने में। अगर घर की एनर्जी एंटी क्लॉकवाइज हो गई तो क्या होगा कि अब मेरा घर जो सोर्स था पहले मुझे एनर्जी दे रहा था, अब वो सिंक हो गया, वहाँ पे कमी हो गई। कमी का मतलब क्या हुआ कि अब आपकी जो ऊर्जा ऊपर उठनी चाहिए वो नीचे की तरफ जा रही है। तब आपके जीवन में परेशानियां आती हैं, रोग विकार। देखिए, वास्तु का मतलब ये नहीं है कि वास्तु का मतलब जीवन में जो भी होगा वो आपके माध्यम से, आपकी ऊर्जा से होगा। वास्तु घर का सिर्फ इतना करता है कि उस ऊर्जा को या तो आपको वो सपोर्ट कर रही है या तो आपको वो सपोर्ट नहीं कर रही है। और वास्तु यही करता है, आपको वो प्रिंसिपल देता है कि यस, अगर आप अपने घर को इस तरीके से रखेंगे, ऐसे बनाएंगे, तो आपको सपोर्ट मिलेगा, नहीं तो फिर सपोर्ट नहीं मिलेगा। अब उस पर आते जो आपने कहा कि क्या ऑब्जेक्ट रखने चाहिए, क्या ऑब्जेक्ट नहीं रखने चाहिए, ठीक। कोई भी ऐसी पेंटिंग जो डरावनी हो, जो जिसके मैसेज अच्छे ना हो, या जैसे हम घर में नहीं भगवान की बहुत सारी पेंटिंग लगा देते हैं, वो नहीं होनी चाहिए कि चारों तरफ भगवान। हाँ, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि देखिए भगवान, उनसे आप स्पिरिचुअली कनेक्ट करते हैं। जब भी हम कोई चीज़ अपने घर में लगाते हैं ना, उसका सबकॉन्शियस माइंड पे मैसेज आता है। तो अगर हम ऐसी कोई पेंटिंग्स लगाते हैं जिसमें कोई डरावनी चीज़ें हैं, तो फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रिकॉर्ड होती है, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक है। ऐसे अगर भगवान की पिक्चर आप मंदिर में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में अगर मंदिर है या वेस्ट में अगर मंदिर है वहाँ लगाइए। जब आप मंदिर में गए, आप भगवान से कनेक्ट हुए, स्पिरिचुअलिटी सब अच्छा है, लेकिन अब मान लीजिए कि आपने बेडरूम में भगवान की फ़ोटो लगा दी, अब बेडरूम में अदर एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, तो वो क्या है, कॉन्ट्रडिक्टरी हो गई। लोग जो है मेन अपने घर के एंट्रेंस पे गणेश जी की फ़ोटो लगा देते हैं, सोचते हैं जी बहुत शुभ बाहर की तरफ। हाँ, कहते हैं कि वो रिमूवर ऑफ ऑब्स्टेकल है, लेकिन गणेश जी पहरेदार नहीं, ठीक है। पहरेदार अगर हैं भी तो किसी और के हैं, वो आपके घर के पहरेदार नहीं, ठीक। गणेश जी की फोटो कभी भी मेन एंट्रेंस पे नहीं लगानी चाहिए, वो बहुत बड़ा एक नेगेटिव, मतलब अगर आपको मेन एंट्रेंस पे कुछ लगाना है तो आप स्वास्तिक लगा दीजिए। स्वास्तिक क्या है, क्लॉकवाइज एनर्जी का प्रतीक है। जो आपके घर का डोर है ना, जब उससे आप आते जाते हैं तो वो क्लॉक, या तो अगर डोर अच्छे डायरेक्शन में है तो वो क्लॉकवाइज एनर्जी को सपोर्ट करता है आपके घर के। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में है तो फिर क्या करता है, वो डोर एंटी क्लॉकवाइज एनर्जी जनरेट करता है और आपके घर के वास्तु को खराब करेगा। लेकिन आपने जैसे गणेश जी की फोटो की बात की, तो गणेश जी की फोटो बाहर की तरफ नहीं लगानी चाहिए, कि उनका मुख जो है वो बाहर की तरफ हो। अगर वो अंदर हम लगाते हैं, अगर गेट के अंदर लगे हुए हैं और मुख उनका घर की तरफ है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका भी प्रभाव अच्छा नहीं है। गणेश जी कोई डेकोरेशन के सामान नहीं है ना, आप समझिएगा। गणेश जी, उनको आप मंदिर में विराजित करिए, नॉर्थ ईस्ट में मंदिर बनाइए, वहाँ गणेश जी को बिठाइए, जो उनको मान सम्मान आपको देना है वो आप दीजिए, वो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप गणेश जी को डोर पे लगाते हैं तो वो अच्छी चीज़ नहीं करना चाहिए वो। वहीं जैसे मंदिर की हम अभी इस समय बात कर रहे हैं, तो लाल जो कलर है, लाल कहीं ना कहीं डेंजर दिखाता है। लाल जो है बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट कलर उसको कहना चाहिए कि ऐसा कलर है। लेकिन घर में जो मंदिर है उसमें ज़्यादातर हम लाल चुन्नी, लाल कपड़ा और ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। तो क्या लाल इस्तेमाल करने के बजाय कुछ और करना चाहिए, या अगर हम ईस्ट डायरेक्शन में ही लाल इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव इफेक्ट दे सकता है? नहीं, देखिए लाल तरीके से कैसा है कि नॉर्थ ईस्ट अच्छी डायरेक्शन है मंदिर के लिए, और नॉर्थ ईस्ट वैसे है वाटर की डायरेक्शन, तो लॉजिकली जो है वहाँ पे लाल रंग नहीं प्रयोग करना चाहिए। बहुत जैसे अगर लाल किया तो दिक्कत है, ये सही बात है, ठीक है। लेकिन कैसा है ना कि उसको सिर्फ इस एस्पेक्ट से नहीं देखेंगे कि हमने लाल रंग वहाँ पे यूज़ किया, हम इस एस्पेक्ट से भी हमें देखना चाहिए
कि जब भी हम अपने धार्मिक चीज़ों की बात करेंगे, वो रेड कलर अपने आप शुभ का प्रतीक है। हमारे यहाँ शादी विवाह में जो है दुल्हन जो है लाल पहना जाता है ना, तो वो शुभ का भी प्रतीक है। तो अब ऐसा नहीं कर सकते कि आपने पूरा मंदिर ही लाल रंग से बनवा दिया और उस तरीके से कर दिया, लाल रंग के में भी मार्बल लगा दिए उस तरीके से, वो गड़बड़ है, ठीक है। या लाल रंग का एक बल्ब जला के उसको 24/7 आपने छोड़ दिया, वो गड़बड़ है, ठीक। लेकिन अगर आप जैसे मान लेते हैं कि आपने आसन लगाया है वो लाल रंग का है, उस तरीके की चीज़ें, मतलब कम से कम अगर आप प्रयोग करते हैं, या जैसे आपके पास धर्म ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, वो अगर लाल रंग की है तो उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड से उसको रिलेट करना है हमें। हाँ, लेकिन ये है कि लाल रंग पूरी तरीके से यूज़ या प्रयोग नहीं करना चाहिए। वाइट ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पे यूज़ करिए मंदिर में। सफ़ेद रंग थोड़ा सा शांति का भी प्रतीक है, तो सफ़ेद ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करिए। लेकिन धर्म ग्रंथ में लाल आया, भगवान को आप लाल फूल चढ़ा रहे हैं, इन चीज़ों से बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जो दिया जलाते हैं आप, अगर आप दिया नॉर्थ ईस्ट में जलाते हैं, भाई मंदिर आपका अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो दिया आप कहीं और थोड़ी जलाएंगे, है ना। तो वो जो छोटा सा दिया है ना, वो एक तरह से क्या करता है, एक कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करता है वहाँ पे, इम्बैलेंस क्रिएट करता है, जिससे उस जगह की एनर्जी जागृत होती है और वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लेके आती है। तो छोटा सा दिया जलाने से भी कोई नुकसान नहीं है जी। एक चीज़ मैं आपको और ना, वास्तु का जो है ना साइंटिफिक, अगर हम अपने वैदिक फिलॉसफी से देखें, वास्तु को बहुत ऐसे नैरो कर दिया गया है। तो जैसे क्रिएशन के प्रोसेस से थोड़ा समझते हैं इसको, ठीक है। कि क्रिएशन जब हुआ ना, शिव शून्य थे, अकेले थे, फिर उनके मन में एक इच्छा पैदा हुई कि मैं अकेला हूँ, मुझे दो बनना है, या एकोहम बहुश्यम। तो अब जब शिव और शक्ति अलग अलग हो गए, ठीक, वहाँ से क्रिएशन शुरू हुआ और फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का निर्माण किया, फिर क्रिएशन की प्रक्रिया शुरू हुई, फिर विष्णु जी का निर्माण हुआ। इस तरीके से पूरी की पूरी सृष्टि अस्तित्व में आई, ठीक। जो हमारा प्लॉट है ना, वो भी अपने आप में एक ब्रह्मांड है, ठीक। तो जब प्लॉट आपने उस पर निर्माण शुरू किया और जैसे ही आपने ये परिकल्पना की कि मुझे यहाँ पे कुछ बनाना है, शिव जो है वो नॉर्थ ईस्ट में इस्टेब्लिश हो जाते हैं, शक्ति जो है वो साउथ वेस्ट में इस्टेब्लिश हो जाती है, और जो महाशक्ति है प्राण ऊर्जा, वो साउथ ईस्ट में इस्टेब्लिश हो जाती है, ठीक। अब क्या होता है, और ब्रह्म स्थान जो हमारे घर का है, वहाँ पे ब्रह्मा इस्टेब्लिश हो जाते हैं, ठीक। अब देखिए घर की ऊर्जा क्लॉकवाइज होती कैसे है, साउथ ईस्ट से एनर्जी आई, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए ब्रह्म स्थान से होते हुए साउथ वेस्ट में जाएगी, ब्रह्म स्थान से वो ऊर्जा पूरे घर में फैलती है और वहीं से वो साउथ वेस्ट में जाती है, फिर वहीं से रिटर्न होके वापस वो नॉर्थ ईस्ट में जाती है। तो ये एक क्लॉकवाइज मूवमेंट इस तरीके से घर में जनरेट होता है, ठीक। अब ये अगर वास्तु दोष अगर आपके घर में है, जैसे नॉर्थ ईस्ट में आपका टॉयलेट बन गया, तो ये एक मेजर वास्तु दोष है। क्यों? क्योंकि एनर्जी वहीं से इनिशिएट होके पूरे घर में जा रही है। हाँ। अब आपके इनिशिएशन में ही प्रॉब्लम आ गई तो घर का वास्तु दोष जो है पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया, ठीक। अब ये घर में इस तरीके से एनर्जी हुई। घर में क्या होता है, पंच तत्व बनते हैं, 5 एलिमेंट हमारे घर में होते हैं। कैसे हमारा घर हमको इम्पैक्ट करता है उसको समझते हैं थोड़ा सा। तो यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जैसे हमारे सराउंडिंग में है वैसे ही हमारे शरीर के अंदर भी। तो जब हमारा क्रिएशन हुआ ना, तो शिव सूत्र में ये बताया गया है कि 36 एलिमेंट्स बने, ठीक। उसमें कैसे, उसमें शिव शक्ति बने, अगेन शिव हमारे आज्ञा चक्रा पे एस्टैब्लिश हो गए, मूलाधार पे जो है शक्ति आ गई, और यहाँ से यूनिवर्सल एनर्जी प्राण ऊर्जा कनेक्टेड है, और अलग अलग एलिमेंट बने। लास्ट में जो सबसे ग्रॉसेस्ट एलिमेंट है ना, वो 5 एलिमेंट बनते हैं, 5 एलिमेंट, ठीक। हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट हैं वो हमारे घर के 5 एलिमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो अगर आपके घर का फायर एलिमेंट गड़बड़ है, जैसे अगर फायर बढ़ा हुआ है, तो आपके अंदर का फायर कम होना शुरू हो जाएगा, कि बैलेंस क्रिएट करना है। तो घर हमसे कैसे इंटरेक्ट करता है, तो घर हमसे उन पंच तत्वों के आधार पे ही इंटरेक्ट करता है, और उस पंच तत्व से फिर मेरी प्रकृति डिफाइन होती है। मेरे अंदर रजस सतव तमस जो ये गुण मेरे अंदर आते हैं, वो ये 5 एलिमेंट से ही आते हैं। तो इस तरीके से मेरे घर ने मुझे इम्पैक्ट किया डायरेक्टली, अगर हम देखें इस तरीके से इम्पैक्ट करता है जी। हम एसेसरीज की बात कर रहे थे, घर में क्या क्या चीज़ें लानी चाहिए। जैसे आपने बताया कि गणेश जी की जो प्रतिमा है उसको बाहर ना रखें, गेट पर लगाए ही ना, गेट के आसपास ना रखें। और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो घर में शोकेस के लिए ना लाएं? देखिए जैसे भगवान बुद्ध की हो गई मूर्ति हो गई, उसको भी हम शोकेस के लिए लगा लेते हैं, ठीक है। कृष्ण जी की मूर्ति हो गई, उसको भी हम शोकेस के लिए लगा लेते हैं। श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ लगा रहे हैं तो उसको उस श्रद्धा के तरीके से आप लगाते हैं। जैसे साईं बाबा की फ़ोटो लगा देते हैं हम, बड़ी सी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपकी श्रद्धा है, अगर आप उसको उस तरीके से
टेक केयर अगर आप कर सकते हैं तो ज़रूर लगाइए। अब राधा कृष्ण की पिक्चर आपने लगाई लेकिन वो आपने शोकेस के लिए लगा दिया, हाँ। तो वो बहुत अच्छा नहीं है, उसका सबकॉन्शियस लेवल पे बहुत अच्छा मैसेज नहीं क्रिएट होगा। मैं बार बार यही कहता हूँ कि भगवान जो है, जो उनका निश्चित स्थान है, आप उनको वहाँ पे रखिए। बाकी घर में छोटी छोटी चीज़ें, जहाँ पे जैसे अगर साउथ वेस्ट की बात करें तो जो आपके पितृ होते हैं, जो आपके पूर्वज होते हैं, उनकी फ़ोटो साउथ वेस्ट में होनी चाहिए। उनकी फ़ोटो कभी भी आप मंदिर में मत रखिए, ठीक। अगर आप साउथ वेस्ट में रखते हैं पितरों को, पूर्वजों की फ़ोटो को, तो सबसे बेस्ट लोकेशन है जी। और किसी जगह आप रखते हैं तो वो प्रॉब्लम क्रिएट। कई लोग मंदिरों में रखते हैं, जैसे आपने जिक्र किया। तो अच्छी, जैसे देखिए अब कैसा है ना कि मंदिर में आप एक श्रद्धा के भाव से जा रहे हैं, ठीक। वहाँ पे भगवान के साथ कनेक्शन एक अलग एनर्जी है, पितरों के साथ कनेक्शन एक अलग एनर्जी है। तो साउथ वेस्ट जो है वो पितरों के लिए डिसाइड किया गया है एनर्जी के फॉर्म में। और जब आप साउथ वेस्ट में अगर पितरों को स्टैब्लिश करते हैं तो आपके जीवन में स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, वैवाहिक जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती हैं। अगर चाइल्ड वगैरह नहीं हो रहा है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो बच्चा भी होना शुरू, मतलब इनफैक्ट ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आप कंसीव कर लिया आपने, तो लेडी को साउथ वेस्ट में मूव कर देना चाहिए। साउथ वेस्ट में अगर लेडीज होती हैं, पितरों का आशीर्वाद मिलता है, चाइल्ड ग्रोथ जो है बहुत अच्छे से होगा, कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होगा, बहुत अच्छा बर्थ आपका निकल जाएगा। ओके। और अगर हम बाकी एसेसरीज की बात करें, जैसे लोग कछुआ लेकर आते हैं, अलग अलग वो मेटल के होते हैं, मिट्टी के होते हैं, डेकोरेशन पीस के लिए वो लेकर आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, क्या वो घर में रखनी चाहिए? देखिए कैसा है ना, घर में 16 दिशाएं होती हैं, ठीक, और हर दिशा का ना अपना एक एट्रीब्यूट है। तो एक ही चीज़, एक ही ऑब्जेक्ट अगर मैं नॉर्थ में रखता हूँ तो उसका जो सिग्निफिकेंस है वो बदल जाता है, ठीक। अगर एक ही चीज़ मैंने साउथ में रख दी तो उसका सिग्निफिकेंस बदल जाता है। लेकिन सब कॉन्शियस लेवल पे मुझे ये पता है कि नहीं पता। मान लीजिए आप कछुआ लेके आए, आपने कहीं रख दिया घर में, तो उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अब मैं कछुआ लेके आया, मान लेते जैसे मेरे ब्रह्म स्थान में मैंने सोफ़ा रख दिया है, ठीक, एकदम से वो ब्रह्म स्थान के ऊपर ही आ रहा है, तो मैंने अगर वहाँ पे कछुआ इंस्टॉल कर दिया तो अब वो ब्रह्म स्थान की रेमेडी हो गई, तो वो सबकॉन्शियस लेवल पे उस तरीके से काम करनी शुरू हो जाएगी, ठीक। आपने लाया और आपने रख दिया, उससे आप सबकॉन्शियसली बहुत कनेक्टेड नहीं है, तो उससे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, कभी कभी नेगेटिविटी आ सकती है अगर वो स्पेसिफिक आइटम, जैसे अगर नेगेटिव है उस डायरेक्शन के लिए, जैसे मान लेते हैं कि आपने बड़ा सा कोई प्लांट लिया, आपने साउथ वेस्ट में इंस्टॉल कर दिया या साउथ ऑफ साउथ वेस्ट में इंस्टॉल कर दिया। अब प्लांट क्या है, ये एयर एलिमेंट है, साउथ वेस्ट क्या है, अर्थ एलिमेंट है जी। तो अर्थ एलिमेंट को डिस्ट्रॉय कौन करता है, तो एयर एलिमेंट करता है। तो अब आपने अगर साउथ वेस्ट में प्लांट रख दिए तो वो फिर नेगेटिव है, तो वो फिर उस डायरेक्शन में क्या होगा, उस डायरेक्शन के ओवरऑल एट्रीब्यूट को इम्बैलेंस करेगा। अब उससे जुड़े जो भी है कि स्टेबिलिटी, स्किल सेट, उसमें प्रॉब्लम, रिलेशनशिप, उसमें प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। हाँ जी। मनीष जी, आज के ज़माने में बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं रेंटेड हाउस में रह रहे हैं, किराए के घरों में रह रहे हैं, और वो किराए के घर ऐसे हैं जो मकान मालिक ने, जो ओनर है आपका, उसने कई जनों को दिए हैं, हाँ। कई लोगों को दिए हैं, कई लोगों की एनर्जीज उसमें है, और जैसे आपने बताया साउथ ईस्ट से आपकी एनर्जी फ्लो होती है, हाँ। अगर वहाँ पे किसी ने बैक डोर बनवा लिया या बैक साइड है वो आपके घर की, लेकिन दरवाज़ा है, आना जाना वहाँ से हो रहा है, वो कितना इफ़ेक्ट करेगा? और रेंटेड हाउस है तो एनर्जीज़ वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत सबकी एनर्जीज़ रही हैं, और सबके साथ सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग हुआ है, तो वो एनर्जीज़ कैसे काम करेंगी उस पर थोड़ी सा मैं जानना चाहूँगी। देखिए, जब भी आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं ना, दो चीज़ों की बात करते हैं, आपने एक डोर की बात की, उसकी बात करते हैं, और ये जी। तो जब भी आप किसी नए घर में शिफ्ट होते हैं, चाहे वो रेंटेड हो, चाहे आपने नया खरीदा, अभी आप मूव हो रहे हैं, सबसे पहली चीज़ आपको ये करनी चाहिए कि घर में छोटे छोटे बाउल लीजिए, उसमें सी सॉल्ट डालिए और उसमें पानी डाल दीजिए, और उसको घर में चारों तरफ रख दीजिए। मतलब जैसे 6, 7, 8 बाउल ले लिए और पूरे घर में उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करके, जितने कोने हैं आपके हाँ, मतलब जितना आप रख सकते हैं मैक्सिमम उतना रख दीजिए, ठीक। वो क्या करते हैं ना, घर की जो नेगेटिविटी है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इनफैक्ट आप जो, अगर आपका एग्जिस्टिंग हाउस है ना, मैं इसको कराता हूँ अपने इस क्लास में भी कराता हूँ लोगों से, और मैं खुद भी करता हूँ। जब पूर्णिमा आने वाला होता है उसके 1 दिन 2 दिन पहले मैं क्या करता हूँ, अपने घर में सी सॉल्ट पूरे घर में रखवा देता हूँ, ठीक। जिस दिन पूर्णिमा, अब क्या हुआ, घर मेरा जो नेगेटिव एनर्जी था घर का, वो पूरा का पूरा सॉल्ट ने वो कर लिया, डिस्ट्रॉय कर लिया, एब्जॉर्ब कर दिया। अब मेरा हाउस रेडी है पॉजिटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए। जब पूर्णिमा आती है ना, आप अपने घर के खिड़कियों, पर्दों को हटाइए, खुला रखिए थोड़ा, जो, क्योंकि देखिए ये यूनिवर्स से आप कनेक्टेड हैं। जो लूनर एनर्जी है ना, यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है कि हर 15 दिन में
तुम जो है अपने घर को पॉजिटिव हर 30 दिन में तुम अपने घर को पॉजिटिव कर सकते हो। हाँ, अपने आप को पॉजिटिव। हाँ। तो अब आपने वो नेगेटिविटी हटा ली, आप जो है पूरे घर को ओपन रखिए। जिस दिन पूर्णिमा की रात है, घर में पॉजिटिव एनर्जी आने दीजिए। इसके साथ साथ भीमसेनी कपूर आता है। कपूर बहुत तरह के आते हैं, जो भीमसेनी है वो शुद्ध होता है। भीमसेनी कपूर आप लीजिए और बर्न करके पूरे घर में उसको घुमा दीजिए। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर ली, घर की जितनी भी नेगेटिविटी है, उसमें कोई और रह के गया है, जैसे आपका घर बनता है ना, उसमें कितने सारे मजदूर काम करते हैं, सब कुछ होता है, ये सब खत्म हो जाएगा। और ये आप चाहें तो एवरी 30 डे पूर्णिमा से पहले एक रिचुअल बना लीजिए कि एक दिन पहले आप घर में वो सेंधा नमक रखेंगे 24 आवर, ताकि घर की नेगेटिविटी खत्म हो जाए। पूर्णिमा वाली रात आप सारी खिड़कियाँ ओपन कर देंगे और आप साथ में कपूर जो है पूरे घर में जला के घर की एनर्जी पॉजिटिव हो गई। तो वो पूरा शुद्धिकरण अपने आप बिल्कुल एकदम नेचुरल तरीके से आपको खुद भी वो एनर्जी में डिफरेंस फील हो जाएगा। बिल्कुल फील हो जाएगा जी। दूसरा आपने बात किया दरवाजे वाली बात। हाँ जी। देखिए कैसा होता है ना, घर में जैसे मैंने कहा ना 16 दिशाएं होती हैं। हर दिशा को हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। तो जैसे अगर नॉर्थर्न डायरेक्शन है, साउदर्न डायरेक्शन है, ईस्टर्न वेस्टर्न, तो उसमें क्या होता है ना कि टोटल 8 हिस्से बनते हैं सेंटर से। जैसे ये मिथ है ना कि नॉर्थ का एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, ईस्ट का एंट्रेंस बहुत अच्छा होता है, साउथ का गड़बड़ है, वेस्ट का गड़बड़ है। आप एक चीज़ ये नोट करिएगा कि जितने भी सुपर डुपर रिच लोग हैं उनका साउथ का एंट्रेंस होगा। ठीक है, बिना उसके आप सुपर डुपर रिच बन नहीं सकते। ठीक है। तो लेकिन क्या होता है, जब हम सेंटर से अपने घर के, जैसे मान लीजिए नॉर्थ है मेरा पूरा का पूरा, उसको मैंने अगर 8 हिस्से में डिवाइड किया, तो जो उसमें तीसरा और चौथा हिस्सा होता है वो पॉजिटिव एंट्रेंस है, और बाकी के जितने हिस्से हैं ना वो नेगेटिव एंट्रेंस। हर डायरेक्शन में यही होता है। तो चाहे आपका नॉर्थ का एंट्रेंस है, अगर वो तीसरे चौथे हिस्से में नहीं आता है तो फिर वो नेगेटिव है, अगर तीसरे चौथे में आता है तो पॉजिटिव। जो साउथ ईस्ट की आपने बात की, अब वहां पे वो एंट्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो वहां पे वो एंट्रेंस अच्छा नहीं है। साउदर्न डायरेक्शन में जो साउथ आपका 180 डिग्री पे आता है, उससे 22.5 डिग्री जब पीछे जाते हैं, वो अच्छे एंट्रेंस को मार्क करता है। तो साउथ इज नॉट अ गुड एंट्रेंस, तो उसके जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपके लाइफ में फिर देखने को। मनीष जी, एक और चीज़ मैं यहाँ पे जोड़ना चाहूँगी। हमने बहुत दफ़ा ये देखा है, शायद हमसे भी कई बार ये चीज़ हो जाती है कि जब हम दिवाली के मौके पर या किसी ख़ास मौके पर घर में आम के पत्ते लगाते हैं, और हम उसको बहुत पॉजिटिव मानते हैं। अपनी एंट्रेंस पे हम बेसिकली जहाँ भी हमारा दरवाज़ा है, चौखट है, उस पे उसको लगाना प्रेफर करते हैं, लेकिन हम उसको साल भर वहीं रहने देते हैं। अगली दिवाली पर उसको बदला जाता है। तो कितने टाइम तक हम उसको रखें कि उसकी एनर्जी उतने टाइम तक रहती है, वो मैं आपसे जानना चाहूँगी। साथ ही वो कितना इम्पॉर्टेंट है घर में रहना, वो भी मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए कैसा है ना, वो पता है आया कहाँ से जी, मतलब वाई डू वी डू दैट। पहले के ज़माने में जब हम गांव में रहते थे ना जी, तो ये तोरण लगाने की जो प्रक्रिया थी वो इसलिए होती थी कि कोई इंसेक्ट जो है ना वो डायरेक्टली घर में ना ये उतना उसकी उतनी ही अहमियत थी। ठीक है, वो बाद में धीरे धीरे स्पिरिचुअलिटी में उसमें कन्वर्ट हो गया कि एक रिचुअल बन गया, बट उसकी प्रक्रिया उतनी ही है कि कोई इंसेक्ट जो है, क्योंकि उसको एक ऑब्स्टेकल दिख जाता है इंसेक्ट को, तो वहाँ से वो फिर वो वापस चला जाता है। तो उसकी उतनी ही प्रक्रिया है, लेकिन अगर हम फिर भी करते हैं तो पत्ते सूख जाए उससे पहले उनको हटा देना चाहिए। जैसे आपने किसी ऑस्पिशियस इवेंट के लिए आपने लगाया, एक आध हफ्ते तक रहने दीजिए, फिर आप उसको निकाल दीजिए, वो सबसे सही तरीका होगा। लेकिन कुछ लोग आर्टिफिशियल लाके वो प्लास्टिक वाले ही लगा देते हैं जिसमें स्वास्तिक, ओम, गणेश जी और ये सब भी बना होता है। उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, मतलब उसका ऐसा कोई वास्तु से सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, सबकॉन्शियस माइंड में ये वो मैसेज दे सकता है कि मैंने कुछ लगाया है, अच्छा होगा, तो वो उससे जुड़ा हो सकता है, लेकिन उसका कोई वास्तु से सिग्निफिकेंस नहीं जी। वहीं अब मुझे आम के पत्तों के बाद याद आ गया, जब हम लक्ष्मी जी के चरण लाते हैं, जो छोटे से आजकल स्टिकर्स में आप देख रहे होंगे, वो हमें किस डायरेक्शन में लगाने चाहिए अगर हम ला रहे हैं, और दूसरी कितना इम्पॉर्टेंस वो रखते हैं? क्या हमें वो घर के बाहर रखने चाहिए कि अंदर आते हुए पैर वो नज़र आए, या हमें वो सिर्फ और सिर्फ मंदिर में रखने चाहिए? देखिए कैसा है ना कि ये जो लक्ष्मी जी के पैर आज से 10-20 साल पहले नहीं लगते थे घरों में, ठीक है, तो ये मॉडर्नाइजेशन हो गया है, उसका कोई बहुत सिग्निफिकेंस नहीं। हाँ, एक वो प्रतीक है कि आपने लगाया कि घर में हमारी लक्ष्मी जी आ रही हैं दिवाली के टाइम पे, तो अगर करना भी चाहते हैं ना, तो वो उसको जो चिपकाने वाली चीज़ है ना उसको मत करिए, क्योंकि कभी आपके पैर भी उस पर चले जाएंगे, है ना। जो रंगोली बनती है, रंगोली से भी पैर बन जाते हैं, तो आप वो
फेस्टिवल के टाइम पे आपने वो पैर बनाया, ठीक है, वहाँ पे दिया वगैरह रख दिया, आपके मन में एक सेटिस्फैक्शन है कि मैंने ऐसा कुछ किया, एक रिचुअल सा किया, और फिर बाद में जब उसको आप साफ सफाई करते हैं तो आप हटा दीजिए। वो ज़्यादा अच्छा है वर्सेस कि आपने वो प्लास्टिक के लगा दिए और फिर कल को उसके ऊपर से आप पैर करके जा रहे हैं, हाँ, डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, वो अच्छी चीज़ नहीं जी। वो किस डायरेक्शन में होने चाहिए? उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है उसका, कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, वास्तु से रिलेटेड उसका एज सच कोई सिग्निफिकेंस नहीं। ओके मनीष जी, ये सारी बातें हमने की कि क्या घर में लाना चाहिए और क्या नहीं लाना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे कि उन्हें अपने घर से बहुत प्यार है और जो वो चाहते हैं अब इतने इंडिपेंडेंट है कि वो लेकर आएंगे और उसको रखेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं अब ज़्यादा हम पढ़े लिखे हैं, हम सारी फैक्ट्स पे बात करते हैं, हम प्रैक्टिकल रहने की ज़्यादा कोशिश करते हैं, तो साइंस इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहाँ हम वास्तु की बात कर रहे हैं, क्या वास्तु साइंस से कहीं ना कहीं रिलेटेड है या बिल्कुल भी इसका कोई रिलेशन नहीं है? देखिए, वास्तु जो है ना पूरी तरीके से साइंटिफिक है। इसको मैं आपको दो एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक। हमें ये पता है कि नॉर्थ एंड साउथ जो हमारी पृथ्वी है उसमें एक मैग्नेटिक पोल बनता है ना। एक हमारा, अगर हम कहें कि हमारा जो अर्थ है वो पूरी तरीके से एक मैग्नेट है, ठीक। अच्छा, जब मैग्नेट को आप डिवाइड करते हैं छोटे छोटे पार्ट में, तो मैग्नेट क्या करता है, वो भी अपने आप में एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाता है, उसका भी नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस मतलब पोल हो जाता है जी। तो ऐसे ही जब अपने घर को हम बनाते हैं, जब एक प्लॉट का टुकड़ा कट करते हैं ना, तो अब उसका नॉर्थ एंड साउथ ये एक मैग्नेटिक पोल बन जाता है। तो हमें अगर उस नॉर्थ एंड साउथ मैग्नेटिक पोल को अगर हमने नहीं फॉलो किया तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ मैंने अभी बताया कि अर्थ जो है वो नॉर्थ एंड साउथ एक्सिस पे क्लॉकवाइज घूम रही है, ठीक। अच्छा, मान लीजिए आपने एक ऐसे ग्लोब ले लिया, उसको आप घुमा रहे हैं। अब ग्लोब के ऊपर अगर आपने वेट रख दिया, उसका नॉर्दर्न डायरेक्शन है, उस पर अगर आपने वेट रख दिया तो ग्लोब अच्छे से घूमेगा क्या? नहीं घूमेगा। उसको आपने ऑब्स्ट्रक्ट किया ना मूवमेंट को, रुकावट आ गई। सिमिलरली जब वो मूव कर रहा है, अगर मैंने यहाँ पे कोई चीज रख दी जो उसका ईस्टर्न डायरेक्शन कह सकते हैं, तो क्या होगा, वो भी उसके मूवमेंट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, हाँ, वो रुकेगा धीरे-धीरे, उसको स्लो डाउन करेगा। सिमिलरली ऐसे ही हमारे घर में हम कहते हैं कि जो नॉर्थ और ईस्ट है वो हल्का होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। जो साउथ और वेस्ट है वो भारी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो ये मूवमेंट है ना अर्थ का, उसके हम सिंक में रहे, रिलेशन में रहे। अगर हम सिंक में है, रिलेशन में है, तो उस मूवमेंट को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, घर मेरा वास्तु सम्मत है। अगर कॉन्ट्राडिक्शन है तो अब मेरे घर की एनर्जी को वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, डिस्टर्ब करेगा और फिर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मनीष जी, आपने ये बहुत अच्छे से हमें समझाया है, क्योंकि साइंस से कहीं ना कहीं हम वास्तु को नहीं देख रहे थे अभी तक, और अब अगर हम देखने लगेंगे तो ज़्यादा अच्छे से हम वास्तु दोष को हटा पाएंगे, उससे निजात पा पाएंगे और अपना वास्तु भी बहुत अच्छे से सुधार पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और वास्तु डेफिनेटली इन सारी जो आपने चीज़ें बताई उससे हम ज़रूर हेल्प आउट, हमारे लिए ये बहुत अच्छे से होने वाला है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। बहुत अच्छा लगा आप स्पीकिंग ट्री पर आए। अब आपको ये वीडियो कितना पसंद आया मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके घर में भी कोई वास्तु दोष है या आप भी किसी ऐसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो वो भी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप देखते रहें स्पीकिंग ट्री। थैंक यू।